जय हिंद दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपका नया साल आप सबका अच्छे से गया होगा और आप लोगों का भी अच्छे से गया होगा। और आइए, आज चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज इतिहास की क्लास होगी। इतिहास की क्लास में हम बात करेंगे, अशोक के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, ये वीडियो अशोक मौर्य साम्राज्य में अशोक शासन, अशोक के महान सम्राट अशोक के बारे में लेकर आया हूँ। ठीक, आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए। इसमें एग्जाम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, उसको हाईलाइट करिएगा एग्जाम पॉइंट्स के नाम से। और अशोक से अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया था। ठीक, तो उसको मैंने एग्जाम पॉइंट से आप लोग हाईलाइट कीजिएगा, आप लोग भी हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अशोक के बारे में चर्चा होगी। इसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में बता दिया था। ठीक, तो आज की क्लास अशोक के बारे में होगी। और जो भी चैनल में नए हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंपटीशन गोल नाम से चैनल है और चौहान सर की क्लास है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, समय न बर्बाद करके अपने टॉपिक पे चलते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि एग्जाम पॉइंट्स करके पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, चलिए आइए। अशोक अशोक के शासन का समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। अशोक ने मगध साम्राज्य पे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी था। पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, पत्नी देवी था। इनकी एक पत्नी का नाम देवी है, जिसके बारे में जानकारी हमको सिंगली अनुसूत के बारे में जानकारी मिलती है कि ये अशोक की प्रथम पत्नी थी। अशोक की प्रथम पत्नी थी, जिससे हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, सिंगली अनुश्रुति से हमको ये जानकारी मिलती है कि देवी नाम की कन्या अशोक की प्रथम पत्नी थी। और इनके गर्भ से पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की उत्पत्ति हुई थी। इनके गर्भ से दो संतान की उत्पत्ति थी, जो एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा थी। ठीक, इसके बाद दिव्यावदान से बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से हमको अशोक की एक पत्नी तिस्रचिता के बारे में उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक की एक पत्नी तिस्रचिता के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद इलाहाबाद, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, कौशाम्बी या इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से एक इनकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, रानी कारुवाकी, अशोक की रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में भी, इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है और मुगल सम्राट जहांगीर के भी लेख इसमें उत्कीर्ण किए गए हैं। समुद्रगुप्त के लेख और मुगल सम्राट जहांगीर के लेख भी इसमें उत्कीर्ण है। ठीक, इसके बाद राज्याभिषेक से पूर्व या राज्यारोहण के पूर्व अशोक अवंती, उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। अशोक राज्यारोहण से पूर्व या राज्याभिषेक से पूर्व अशोक अवंती, उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। अब आइए बात करते हैं अशोक की कौन कौन सी उपाधियां हैं। यह एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट डाउन कीजिए। और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट के नाम से इसको हाईलाइट कीजिएगा। उपाधि: बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व या बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पूर्व अशोक को चंड अशोक की उपाधि दी गई थी। अशोक को चंड अशोक की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये अशोक बहुत क्रूर शासक था, बहुत क्रूर और निर्दयी शासक था। ठीक है, इसलिए बहुत क्रूरता थी इसके अंदर, हृदय में इसके बहुत क्रूरता थी। कब कैसे बताएं? क्योंकि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या भी की। ठीक, इसीलिए इसको क्रूर शासक बताया गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व ये बहुत क्रूर शासक था, जिसके कारण इसको एक उपाधि चंड अशोक की उपाधि दी गई थी। इसके बाद मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक बताया गया है और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन की उपाधि दी गई है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, बताया था, एग्जाम पॉइंट करके इसको हाईलाइट कीजिएगा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक बताया गया कि मगध पर शासन करने वाला राजा अशोक था। ठीक, पुराणों में अशोक की उपाधि अशोक वर्धन दी गई है। इसके बाद इसकी राजकीय उपाधि जो बहुत पूछी जाती है, ध्यानपूर्वक सुनिए, राजकीय उपाधि इसकी अशोक की देवानाम प्रिय, ये पूछा गया देवानाम प्रिय किस शासक की उपाधि है? तो देवानाम प्रिय अशोक की उपाधि है। या देवानाम प्रिय प्रियदर्शी किस शासक की उपाधि है? देवानाम प्रिय प्रियदर्शी
मगध साम्राज्य अशोक की उपाधि है। देवानामप्री प्रियदर्शी ये अशोक की राजकीय उपाधि है, ये राजकीय उपाधि है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख में आपको अशोक मौर्य का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये हो गई उपाधियां। अब बात चलते हैं, इसको विस्तार से आगे पढ़ते हैं। ठीक, अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक ने 273 अपने पिता की मृत्यु के बाद 273 ईसा पूर्व में मगध का शासन प्राप्त किया था। लेकिन 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, 269 में हुआ था। 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, इसकी विस्तृत जानकारी हमको सिंगली अनुश्रुति के अनुसार 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष में अशोक रहने के कारण अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। सिंगली अनुश्रुति बताती है कि 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष या गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक, और आइए अब उसको विस्तार से बढ़ते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे, जिसमें राजकुमार सुसीम सबसे बड़ा पुत्र था। राजकुमार सुसीम सबसे बड़ा पुत्र था और ये तक्षशिला का गवर्नर था। और जब मैंने बिंदुसार पर आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसमें पहली बार इसको अशोक सुसीम को फिर अशोक को भेजा गया था। ठीक, तो इसमें बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र अशोक था और ये तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक, और सबसे छोटा पुत्र बिंदुसार का सबसे छोटा पुत्र तिस्य था। जहाँ कहीं कहीं इसको आपको विताशोक के नाम से भी उल्लेख मिलता है, विताशोक के नाम से भी नाम मिलता है। विताशोक की तिस्य का ही नाम है। ठीक, इसके बाद इतिहासकार एच जी वेल्स ने अशोक को इतिहास का एक अद्वितीय व्यक्ति बताया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक, किस इतिहासकार ने अशोक को एक इतिहास का अद्वितीय व्यक्ति माना है? तो इतिहासकार एच जी वेल्स ने अशोक को इतिहास का एक अद्वितीय व्यक्ति माना है। ठीक, अब आइए चलते हैं आगे। अशोक के प्रारंभिक जीवन में एक और उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि जब वह अवंती की सूबेदारी या अवंती उज्जैन की सूबेदारी का कार्यभार संभालने जा रहा था, जब वह अवंती अर्थात उज्जैन की सूबेदारी का कार्यभार संभालने जा रहा था, तो मार्ग में उसे वहां एक व्यापारी मिला। मार्ग में उसे एक व्यापारी से भेंट हुई और उस व्यापारी की पुत्री या उस व्यापारी की कन्या जिसका नाम देवी था, उससे विवाह हो गया। मार्ग में व्यापारी से भेंट हुई और उस व्यापारी की पुत्री अर्थात व्यापारी की कन्या जिसका नाम देवी था, उससे विवाह हो गया और इस देवी के ही गर्भ से महेंद्र और संघमित्रा संतान की उत्पत्ति हुई। ठीक, जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक अपने भाइयों में सबसे ज्यादा क्रूर और अत्याचारी था। बताया था जैसे मैंने कि उसकी एक उपाधि चंड अशोक है। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक अपने भाइयों में सबसे ज्यादा क्रूर और अत्याचारी था। ठीक, अशोक ने सिंहासन में बैठने से पहले तिस्य को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक, 99 भाइयों की हत्या की थी। इसके हत्या करके 269 ईसा पूर्व में अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक अशोक ने किया था। ठीक, आइए चलते हैं आगे। इसके बाद कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर राज्य का निर्माण श्रीनगर प्रांत का
निर्माण कराया था, श्रीनगर प्रांत का निर्माण कराया था। अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक ने अपने राज्याभिषेक कब 269 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष के बाद, मतलब अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया। कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अशोक से आक्रमण करने से पहले कलिंग को महापद्मनंद ने, नंद वंश का शासक महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। अशोक से पहले कलिंग को मगध पे महापद्मनंद ने कलिंग को महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। ठीक, इसके बाद कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि संभवतः कलिंग पर उस समय नंदराज नाम का कोई व्यक्ति शासक रहा होगा। कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि संभवतः उस समय अशोक ने जब आक्रमण किया था उस समय कलिंग पर नंदराज नाम के व्यक्ति का शासन रहा था। नंदराज नाम के व्यक्ति का शासन रहा था। ठीक, कलिंग के युद्ध और उसके परिणाम के विषय में, कलिंग के युद्ध और उसके परिणाम के विषय में जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग के युद्ध और उसके परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी, कलिंग के युद्ध और उसके परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है, 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक, विजय उपरांत कलिंग को जीत लेने के बाद, कलिंग में दो प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। कलिंग पे 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, जिसमें प्रथम 2 उत्तरी केंद्र और दूसरा दक्षिणी केंद्र स्थापित किए। प्रशासनिक केंद्र थे दो स्थापित किए थे, एक था उत्तरी केंद्र और दूसरा था दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़ थी। इसके बाद पिलनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर उस पर आक्रमण किया था। पिलनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर उस पर आक्रमण किया था। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है या बताया है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक, आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध में 1,50,000 लोग, कलिंग का युद्ध था, भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ था। इसमें हुआ क्या था सुनिएगा। कलिंग के युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाकर अशोक ने उन्हें निर्वासित कर दिया था और 1,00,000 लोगों की हत्या की गई थी। 1,00,000 लोगों की हत्या की गई थी, जिससे और इस नरसंहार को अशोक ने अपनी स्वयं आंखों से स्वयं देखा था। इस कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और नरसंहार को अशोक ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ठीक, इसमें लाखों की संख्या में औरतें बच्चे अनाथ हुए और औरतें विधवा हुई। लाखों की संख्या में बच्चे अनाथ हुए और औरतें विधवा हुई। कलिंग के युद्ध में भीषण हुए रक्तपात और नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय प्रभावित हुआ। अशोक के हृदय में गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसने राज्य की विजय की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया। कलिंग के युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और नरसंहार को देखकर अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने साम्राज्य की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया। राज्य विजय की नीति को त्याग कर धर्म विजय की नीति को अपनाया। ठीक, उसने राजनीति विजय के त्याग दिया था उसने और धर्म जिसे धर्म कहते हैं, धर्म विजय की नीति को महत्व दिया उसने। इसके बाद ठीक, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और एक पॉइंट ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व
अशोक शिव का उपासक था और वो ब्राह्मण मतानुयायी था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक ब्राह्मण मतानुयायी था और वह शिव का उपासक था, और वह अशोक शिव का उपासक था, शिव का उपासक था। इसके बाद आइए, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और आजीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का कार्य का जिम्मेदारी ली। ठीक, इसके बाद अशोक का बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण भाब्रू अभिलेख, जो कि राजस्थान में है, भाब्रू शिलालेख, लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, जो कि राजस्थान के वायराट जिले में स्थित है। जो कि राजस्थान के वायराट जिले में लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक का बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण भाब्रू लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, जो कि राजस्थान के वायराट जिले में स्थित है। इसमें अशोक ने स्पष्टता बुद्धम धम्म और संघ की व्याख्या की है। इसमें अशोक ने स्वयं स्पष्टता बुद्धम धम्म और संघ की व्याख्या की है। इसके बाद अशोक को बौद्ध प्रमाणित करने वाला दूसरा शिलालेख, ठीक, शिलालेख उसका शासनादेश था, जो कि सांची, सारनाथ और कौशाम्बी में उत्कीर्ण है, ठीक। इसके बाद अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को निवास करने के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को निवास करने के लिए 3 गुफा का निर्माण करवाया था। कौन सी 3 गुफा? कर्णचौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी नाम की 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसके बाद सिंगली अनुश्रुति और बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निर्ग्रोथ नामक फिर से सुनिएगा, सिंगली अनुश्रुति या बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निर्ग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु में बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किंतु पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का श्रेय मोगलीपुत्र तिस्स को जाता है। ठीक, और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का या दीक्षा देने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। इसके बाद आइए बात करते हैं अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में, ये आपका ये हो गया, बौद्ध धर्म से दीक्षित करने का श्रेय निर्ग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। इसके बाद अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। बौद्ध गया की यात्रा की थी और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी और लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित किया था। वहां केवल 1/8 भाग कर के रूप में लिए जाने की घोषणा की थी। लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित किया था और केवल 1/8 भाग ही कर के रूप में लुम्बिनी ग्राम से लिए जाने की घोषणा की थी। इसकी पुष्टि हमको रुमिनदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। रुमिनदेई से याद आया, अशोक के सभी अभिलेख प्रशासनिक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट। अशोक के सभी अभिलेख प्रशासनिक है, किंतु रुमिनदेई अभिलेख से हमें आर्थिक परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। रुमिनदेई अभिलेख है वो आर्थिक अभिलेख है, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आर्थिक स्थिति और कर नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आर्थिक स्थिति और कर नीतियों की प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद
कौशाम्बी या प्रयाग प्रशस्ति, इसके पहले बताया था, कौशाम्बी या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, कौशाम्बी या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से अशोक की एक रानी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, तो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति या कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, जो कि अशोक की रानी कारुवाकी से संबंधित है, जो कि अशोक की रानी कारुवाकी से संबंधित है। इसके बाद सौगौरा और महास्थान से अन्न भंडार के बारे में जानकारी मिलती है। सौगौरा और महास्थान अभिलेख से अन्न भंडार के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था। जो आपको मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में बताया था, जब अकाल पड़ा था तब चंद्रगुप्त मौर्य ने राहत सामग्री बंटवाई थी, तो जिसके बारे में जानकारी हमको सौगौरा और महास्थान से अन्न भंडार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख में या शिलालेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। कौन सी 4 लिपि? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया। अशोक ने अपने अभिलेख में 4 लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया है। इसके बाद ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए शिलालेख का सहारा लिया था। ठीक, अभिलेखों का सहारा लिया था। अभिलेख जारी करने वाला भारतीय इतिहास का प्रथम शासक अशोक था। ठीक, अशोक के अभिलेख की खोज टी पैंथेलर नामक पादरी ने की थी। अशोक के अभिलेख की खोज टी पैंथेलर नामक 1750 में टी पैंथेलर नामक पादरी ने की थी, जिसने दिल्ली से मेरठ अभिलेख की खोज की थी। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज टी पैंथेलर नामक पादरी ने 1750 ईस्वी में की थी, जो दिल्ली से मेरठ अभिलेख की खोज की गई थी। इसके बाद जेम्स प्रिंसेज ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय जाता सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेख को या पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त की। ठीक, इसके बाद बता दिया था। अशोक ने अभिलेख जारी करने के लिए क्या कहते हैं, मन या प्रेरणा। अशोक को अभिलेख जारी करने या शिलालेख जारी करने की प्रेरणा आपके ईरानी शासक दारा प्रथम से प्राप्त हुई थी। दारा प्रथम, जिसे डेरियस के नाम से जानते हैं, दारा प्रथम से अशोक ने प्रेरणा ली थी। अभिलेख जारी करने की प्रेरणा अशोक ने ईरानी शासक दारा प्रथम डेरियस प्रथम से ली थी। ठीक, आइए बात करते हैं अशोक के शिलालेख और उनसे संबंधित विषय। पहला शिलालेख। ठीक, पहले शिलालेख में क्या है, समारोह या उत्सव का निषेध किया है। ठीक, मना किया गया, उसको समारोह या उत्सव को मनाने के लिए निषेध किया गया है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अशोक ने धम्म यात्रा पे जोर दिया था। ठीक, इसमें पशु बलि को भी पहले शिलालेख में पशु बलि के बारे में भी निषेध है, पशु बलि को निषेध बताया है और समारोह या उत्सव को निषेध बताया है। दूसरे शिलालेख में चोर चेल पांड्य और ताम्रपर्णी राज्य के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें दूसरे शिलालेख में चोर चेल पांड्य और ताम्रपर्णी राज्य के बारे में उल्लेख है, और इसमें आपका मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में भी उल्लेख किया गया है। दूसरे शिलालेख में चोर चेल पांड्य और ताम्रपर्णी राज्य के बारे में है, और इसमें मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में भी उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में पदाधिकारियों के प्रति 5वें वर्ष पदाधिकारियों द्वारा प्रति पांचवें वर्ष दौरे का आदेश है। ठीक, राज भ्रमण का आदेश दिया गया था तीसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में
अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय और सह कर्तव्य का आदेश है। ठीक, चौथे शिलालेख में अंतरराष्ट्रीय शांति और सह कर्तव्य का सह अस्तित्व का उसमें आदेश दिया गया है। इसके बाद पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्यों की नियुक्ति, धर्म या धम्म महामात्यों की नियुक्ति के बारे में इसमें उल्लेख के उत्कीर्ण किया गया है और उनको निर्देश दिया गया है कि धम्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक, इसके बाद इसके पांचवें शिलालेख से आपको मौर्यकालीन समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद छठे शिलालेख में प्रतिवेदक की चर्चा है। छठे शिलालेख में प्रतिवेदक की चर्चा है। इसके बाद सातवें शिलालेख में धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। धम्म विजय की विशेषताओं के बारे में बताया गया है सातवें शिलालेख में। आठवें शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में है, धम्म यात्रा के बारे में। नवें शिलालेख में जन्म बीमारी विवाह के उपरांत, जन्म बीमारी और विवाह के उपरांत मनाए जाने वाले उत्सव को मना किया गया है और ये कहा गया है कि इसमें धर्म यात्रा के बाद ही कोई उत्सव मनाया जाए। इसके बाद दसवें शिलालेख में धम्म नीति की जो योजना है उनके बारे में, दसवें शिलालेख में धम्म नीति की योजना के बारे में बताया गया है। इसके बाद ग्यारहवें शिलालेख में आपका धार्मिक सहिष्णुता नीति के बारे में बताया गया है। ठीक, ग्यारहवें शिलालेख में धम्म विजय, उसमें दसवें शिलालेख में धम्म नीति की योजनाओं के बारे में था। 11वें शिलालेख में आपका धम्म विजय की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और 12वें शिलालेख में धर्म सहिष्णुता के बारे में बताया गया है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। तो ये हो गए आपके टोटल 14 शिलालेख थे, ये हो गए आपके शिलालेख। ठीक, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया है, और अभिलेख जारी करने की उसको प्रेरणा ईरानी शासक डेरिया